साइकिल गई, रास्ता भटक गए और अब हाथ लग गया नोटों से भरा हुआ एक बटुआ। ये किस्मत की मेहरबानी है कि एक नई मुसीबत की शुरुआत। दो दोस्त, एक गलती और अब हर कदम पर खतरा। आरिफ और मजहर पहले ही मुश्किल में फंस चुके थे। साइकिल चोरी हो गई थी, लंबा रास्ता था और घर वालों का खौफ। अब भागते भागते वो दोबारा इसी मनहूस झील तक पहुंच जाते हैं जहां से उनकी मुसीबत शुरू हुई थी। मुश्किलों से निकलने की कोशिश में वो बस तक तो पहुंच जाते हैं, मगर वहां उनके साथ ऐसा वाकया पेश आता है जो कहानी को एक नए खतरनाक मोड़ पर ले जाता है। साइकिल की चोरी। चौथी किस्त। वो मनहूस झील जिस पर हमें मछलियां पकड़ने का ख्याल आया था और जहां से हमारी किराए की साइकिल चोरी हो गई थी, हमसे सिर्फ थोड़ी दूर पर नजर आ रही थी। दरअसल हुआ यह था कि मजहर की गिरफ्त में आने से बचने के लिए मैंने भागने में बिलाशुबा काबिले तारीफ हद तक फुर्ती का मुजाहरा किया था, मगर मुझसे ये बेवकूफ़ी सरजद हो गई थी कि मैंने वापस झील की तरफ भागना शुरू कर दिया था। मैं चूंकि मजहर से झगड़ना नहीं चाहता था और मजहर मेरे दांत तोड़ देने के डर पे था, इसलिए अपनी अपनी सोचों में डूबे रहने का बाइस हमें इस बात का एहसास ही नहीं हो सका था कि हम गलत समत में दौड़ रहे हैं। अब क्या करें? मजहर ने ऐसे अंदाज में कहा कि मेरी हंसी छूटते छूटते बची। वो दांत पेश कर बोला, मुझे पता है कि तुम। वो कुछ कहते कहते खामोश हो गया। देखो मजहर, मैंने संजीदगी इख्तियार करते हुए कहा, मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं गिराया था। अगर ये बात तुम्हारी समझ में आ जाती तो यकीनन हम इस झील पर दोबारा नजर ना आते। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि तुमने जानबूझकर मुझे नहीं गिराया था, मगर तुम चिढ़ाने वाली बातें क्यों कर रहे थे? मैंने उसकी बात नजरअंदाज करके खुश्क लहजे में कहा, अल्लाह मियाँ ने मज़ाकी हिस्स सिर्फ तुम्हें ही नहीं दी है। तुमने 1000 मरतबा मुख्तलिफ मौक़ों पर मेरा मजाक उड़ाया है। मैंने तो कभी तुम्हारे दांत तोड़ने की कोशिश नहीं की। हम इस वक्त झील पर दोबारा जो नजर आ रहे हैं तो ये सिर्फ तुम्हारी हमाकत का नतीजा है। मैं तुमसे बचकर सिर्फ इसलिए भागा था कि इस वक्त में तुमसे लड़ाई मोल लेना नहीं चाहता था, क्योंकि हम दोनों ही मुसीबत में गिरफ्तार हैं। हमारी लड़ाई हमारे लिए मजीद दुश्वारियां पैदा कर देती, लेकिन अब मैं भी इस किस्म की बातें नहीं सोचूंगा। तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? मजहर के चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार थे। पहले तो वो मुस्कुराने लगा, फिर घटाई से बोला, मैं चूंकि अम्मी अब्बा की इकलौती औलाद हूँ, इसलिए मुझ में ये बात आ गई है कि मैं सबको हर बात कह लूँ मगर मुझे कोई कुछ ना कहे। तुम्हारी साफ गोई मुझे अच्छी लगी है। मैंने दम से जमीन पर बैठते हुए कहा, मगर देखो मजहर, में ना तुम्हारी अम्मी हूँ ना तुम्हारा अब्बा, इसलिए तुम मेरा लाडला बनने की कोशिश हरगिज मत करना। अच्छा, अब ज्यादा बकवास नहीं करो। मजहर बिगड़ कर बोला, तुमने कभी अपनी शक्ल देखी है? अपने सवाल तुम फिलहाल अपने पास ही रखो और ये बताओ कि हम कौन सा तरीका अपनाएं कि मुकर्रर वक्त पर घर पहुंच जाएं। मैंने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता। भूख के मारे बुरा हाल है, जिस्म की सारी कुव्वत भी खत्म हो गई है। मुझे तो यूं महसूस हो रहा है कि जैसे हम कल तक भी घर नहीं पहुंच सकेंगे। मामला वाकई बहुत संगीन हो गया था। हमारी हालत बहुत तबाह थी। ये हकीकत थी कि घर तक पैदल जाना हमारे लिए एक नामुमकिन बात बन गई थी। खाली पेट 7-8 मील चलना कोई मामूली बात न थी। हम दोनों सवालिया नजरों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। थोड़ी देर बाद मजहर ने कहा, आरिफ, अगर हम हिम्मत करें तो शायद 3 बजे तक घर पहुंच सकते हैं। घर पहुंचकर हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि अब तक की जमाशुदा रकम लेकर उस साइकिल वाले तक पहुंच जाएं। ये बात याद रखो कि हमारी खैरियत इसी में है कि साइकिल वाला मेरे घर तक ना पहुंचे। अगर उसने शिकायत कर दी तो हमारा भांडा फूट जाएगा। मुझे पिटाई वगैरह का खौफ नहीं, मगर इस बात का डर ज़रूर है
कि इन तमाम बातों की खबर अम्मी अब्बा को हो गई तो वो मुझ पर एतमाद करना छोड़ देंगे, सख्त शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी। यही मैं भी सोच रहा हूँ। मैंने परेशानी से कहा, मेरे अब्बा जान भी मुझे बहुत बुरा लड़का समझने लगेंगे। तो फिर चलो उठ जाओ, मजहर ने खड़े होते हुए कहा। मैंने भी उसका साथ दिया और फिर हम एक नए अज़्म से चल पड़े। हमारी रफ्तार काफ़ी तेज़ थी। हमने सोच लिया था कि चाहे हमारे कदम मन भर के भी हो जाएं, हम हरगिज़ नहीं रुकेंगे और ना ही सुस्त पड़ेंगे। मेरे और मजहर के दरमियान अब अचानक बहुत पक्की दोस्ती हो गई थी और हमने बड़े खुलूस और अपना एक से एक दूसरे के हाथ थामे हुए थे। कछुए जैसा सुस्त रफ्तार जानवर जब अपनी मुसलसल कोशिश से खरगोश जैसे तेज़ रफ्तार जानवर को हरा सकता है, तो फिर हम तो इंसान थे। हम कहीं रुके बगैर मुसलसल चलते रहे थे और ये हमारे पुख्ता इरादे का ही कमाल था कि हम 2.5 घंटे बाद उस सड़क पर पहुंच गए जहां से कई बसें हमारे इलाके की तरफ जाती थीं। हम दोनों जल्दी से एक बस में सवार हो गए। मजहर एक खाली सीट पर बैठते हुए बोला, खुदा का शुक्र है कि हमको ज्यादा देर नहीं हुई। मेरे अब्बा जान तो शाम को आएंगे। तुम्हारी अम्मी जरूर पूछेंगी कि तुमको आज इतनी देर क्यों हो गई है। तुम क्या जवाब दोगे? मैं उन्हें बहुत आसानी से मुतमईन कर लूंगा। मजहर ने जवाब दिया, तुम उसकी फिक्र ना करो यार, साइकिल के साथ हमारी किताबें भी चली गई हैं। मैंने तासुफ भरे लहजे में कहा, ये तो अच्छी बात हुई है, अब हमको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। मजहर हंसकर बोला, मैं तो आज से सारे धंधे छोड़ रहा हूँ। मुझे आज बहुत बड़ा सबक मिला है। अब मैं दिल लगाकर पढ़ाई शुरू करूँगा। मैंने कहा, हम भी देखेंगे कि तुम कब तक अपने इस इरादे पर जमे रहोगे। मजहर ने तंजिया अंदाज में कहा, देख लेना। मैंने कहा, बस तेजी से अपना सफर तय कर रही थी। एक चौराहे पर सुर्ख बत्ती रोशन थी। दूसरी गाड़ियों के साथ बस भी रुक गई। मजहर खिड़की के पास बैठा था। वो बाहर नजर दौड़ाने लगा। इतने में कंडक्टर आया तो मैंने 2 टिकट ले लिए। अचानक मजहर ने मेरा शाना पकड़कर झंझोड़ दिया। क्या मुसीबत है? मैंने झुलाकर कहा, वो देखो। वो मेरी झलाहट को नजरअंदाज करके बोला। जिस समत उसने इशारा किया था मैंने वहां देखा और फिर मुझे अपनी सांस रुकती हुई नजर आई। दवाइयों की एक दुकान के बाहर मेरे अब्बा खड़े थे और जिस आदमी के साथ खड़े थे उसको मैं और मजहर निहायत अच्छी तरह जानते थे। वो हमारी क्लास के इंचार्ज मसूद साहिब थे। हम दोनों हक्का बक्का उन दोनों को देख रहे थे। मसूद साहिब मुसलसल बोले चले जा रहे थे और अब्बा जान जमीन पर नजरें गाड़े बड़े इन्हिमाक से उनकी गुफ्तगू सुन रहे थे। उनके चेहरे पर निहायत गुस्से के तासुरात थे। चंद ही लम्हों के बाद सिग्नल की बत्ती जर्द हुई और फिर सब्ज और बस चल पड़ी। हम दोनों गुमसिम बैठे थे। आरिफ, आज का दिन ही मनहूस था। मजहर ने भराई हुई आवाज में कहा, अब हमारे बचने की तमाम उम्मीदें खत्म हो गई हैं। मसूद साहब ने तुम्हारे अब्बा को सब कुछ बता दिया होगा। तुम्हारे अब्बा बहुत गुस्से में नजर आ रहे थे। मसूद साहब से रुखसत होकर वो सीधे घर आएंगे और फिर तुम्हारी खैर नहीं। इसके बाद वो मेरे अब्बा से भी इस बात का तज़किरा करेंगे। अब हम क्या करें? मैंने इंतहाई परेशानी से पूछा और बेबसी से हाथों को मसलने लगा। मेरे पूरे जिस्म से पसीना फूटने लगा था। अब हम कुछ नहीं कर सकते। पता नहीं तुम्हारे अब्बा और मसूद साहब का टकराव कैसे हो गया। मजहर ने रूनी सूरत बनाकर कहा, अब्बा जान आजकल एक कत्ल की तफ्तीश में मसरूफ है। वो मुजरिमों की तलाश में इधर उधर फिर रहे होंगे और इस दौरान मसूद साहब से मुलाकात हो गई होगी। इस वाकया की वजह से हमारे ज़हन भी मफलूज हो गए थे। हमारी परेशानी उरूज पर थी। इसी परेशानी में घर कर हमें एहसास भी नहीं हुआ कि हमारा स्टॉप निकल गया है। होश तो उस वक्त आया जब बस आखिरी स्टॉप पर पहुंचकर रुक गई।
हम दोनों चौंक गए। पूरी बस खाली पड़ी थी। मजहर बोला, चलो उतरो, सुकून से कहीं बैठकर हम कुछ सोचेंगे। मैं खामोशी से खड़ा हो गया। हम दोनों सीटों के दरमियान से गुजरते हुए आगे बढ़ रहे थे कि अचानक मेरी नज़र सबसे आखिरी कतार की सीटों के नीचे पड़े हुए एक बटुए पर पड़ी। बटुआ सियाह रंग का था। मैंने झपटकर उसे उठा लिया। वहीं खड़े खड़े मैंने इसे खोल कर देखा और फिर मेरा सांस फूलने लगा। बटुए में बड़े बड़े नोटों की एक मोटी सी गड्डी नजर आ रही थी। मजहर की नजरें भी बटुए पर पड़ चुकी थी। वो आहिस्ता से बोला, इसे छिपा लो। अगर कंडक्टर या ड्राइवर की नजर इस पर पड़ गई तो वो इसे हथिया लेंगे। मैंने झट बटुए को अपनी पतलून में ओरस लिया और हम दोनों जल्दी से बस से बाहर आ गए। इस दिलचस्प नावल की 5वीं किस्त का इंतजार कीजिए। उम्मीद है कि आपको ये दिलचस्प और सनसनीखेज किस्तवार नावल पसंद आया होगा। अगर अब तक इसकी गुज़िश्ता किस्तें आपकी नज़र से नहीं गुजरी हैं तो उन्हें पढ़ने के लिए इन वीडियोस पर क्लिक कीजिए।